So success is not an accident. सफलता कोई अकस्मात है नहीं. It is all about hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. So हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं महान फुटबॉल प्लेयर पहले के विधान से. तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नीट पेजी 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ओबीजीवाई. टोटल 18 एमसीक्यू है there. तो तुरंत ही क्वेश्चन एंड आंसर होंगे. तो आप देख रहे हैं एथलिंक और मैं हूँ डॉक्टर सिद्धि दवे. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के बारे में. तो अभी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या है? तो पहले तो क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया गया था कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है और पेशेंट को ऑक्सीटोसिन दिया गया है तो फर्दर मैनेजमेंट बोलो क्या है. वहां पर अलग अलग ग्राफ्स दिए गए थे. तो ग्राफ्स में क्या दिख रहा था? पहले तो देखो अलग अलग ग्राफ्स आ जाने से घबराना बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चन में ही एग्जामिनर आंसर की लीड देगा, आंसर के लिए क्लू देंगे कि यहाँ से अब ये क्वेश्चन ये अभी पिकअप, ये लाइन पिकअप करनी है, ये लाइन पिकअप करनी है. तो यहाँ पर जो ग्राफ था वहां पर फीटल हार्ट रेट था वो कम हो रहा था. तो यहाँ से पता चलता है कि बेबी जो है हमारा वो डिस्ट्रेस में है. फिर आगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो ग्राफ था वो नॉर्मल था कि एडेक्वेट हो रहे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. फिर एमनियोटिक फ्लूइड उसमें दिखा रहा था कि मेकोनियम स्टेन्ड है, ये दिखा रहा था. फिर फीटल का जो हेड है, फीटल के डिसेंट वाले जो ग्राफ में उसमें फीटल डिसेंट नहीं हो रहा था, वो सर्विक्स में वहां पर ही अटक गया था, अरेस्ट ऑफ द फीटल हेड. तो ये सारी बातें दिखा रहा है. तो इससे हमें पता चलेगा अच्छा तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है. प्लस पेशेंट को ऑक्सीटोसिन दिया गया है. अभी ऑक्सीटोसिन देने के बाद व्हाट विल बी द फर्दर मैनेजमेंट? तो द आंसर वाज इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है? ब्रेथलेसनेस प्लस एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन. अभी एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो गया है. प्लस फीटल पार्ट एंड प्रेजेंटेशन नॉट डिफाइंड. बाहर से पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर कौन सा पार्ट फीटल का है. एंड 36 वीक ऑफ जेस्टेशन है. और सिम्फाइसिस फंडल हाइट है वो है 41 सेंटीमीटर. देखो पॉलीहाइड्रोमनियस एंड ओलिगोहाइड्रोमनियस, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है. इस बार ये साल अगर पॉलीहाइड्रोमनियस पूछा गया तो पिछले साल पूछा था ओलिगोहाइड्रोमनियस, वो पूछा था. तो अगर एक्सेसिव डिस्टेंशन एब्डोमिनल के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है, सिम्फाइसिस फंडल साइट इंक्रीज्ड है यहाँ पर, तो इट विल लीड टू द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियस. तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ग्रेटर देन 2000 मिलीलीटर. देन A5 will be greater than 25 centimeter and depressed vertical pocket is greater than 8 centimeter. अभी कॉजेज क्या है पॉलीहाइड्रोमनियस के? तो मैटरनल में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमनियस होगा. एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक एंड रीनल सिस्टम. कार्डियक एंड रीनल सिस्टम अगर मैटरनल के है तो वो बराबर वहां से फ्लूइड अगर जमा हो जाएगा तो उससे वो वापस नहीं खींच पाएगा. तो डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक एंड रीनल सिस्टम. देन डायबिटीज में भी बहुत बढ़ जाता है. एंड कोरियोएंजियोमा प्लेसेंटा, ये सारे कोजेस में पॉलीहाइड्रोमनियस होता है. ये सारे मैटरनल कोजेस है. व्हाट इज द फीटल कोज? तो फीटल कोज में एनेंसेफेली, देन स्पाइना बाइफिडा, देन डिओडिनल और इसोफेजियल एट्रेसिया, देन फेशियल क्लेफ्ट्स एंड नेक मासेस. ये सब जो है एनेंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, डिओडिनल इसोफेजियल एट्रेसिया, फेशियल क्लेफ्ट्स एंड नेक मासेस, ये सब में होता है पॉलीहाइड्रोमनियस. तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर था पॉलीहाइड्रोमनियस. यही क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन क्या गया था? तो एक ऑप्शन था एब्रप्शो प्लेसेंटा. अभी एब्रप्शो प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ टियर ऑफ द प्लेसेंटा. तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा कि सडन एब्डोमिनल पेन हो रहा है पेशेंट को, देन वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, देन यूटेराइन टेंडरनेस हो रही है. उसके साथ प्लेसेंट एब्रप्शियो में क्या होता है कि प्लेसेंटा इज डिटैच्ड फ्रॉम द यूटेराइन वॉल. एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज, उसके दो टाइप होते हैं एब्रप्शियो के, एक रिविल टाइप एंड कॉन्सल टाइप. कॉन्सल टाइप में क्या होता है कि बाहर ब्लीडिंग इतना नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि अंदर यूट्राइन प्लेसेंटा डिटैच हो गया यूट्रस से. और दूसरा है रिविल टाइप इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. फिर अनदर ऑप्शन था फीटल मैटरनल एसाइटिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर सिंड्रोम. अभी मिरर सिंड्रोम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें क्या होता है कि फीटस में भी जो सिम्टम, मतलब फीटस में जो सिम्टम आता है वो मैटरनल में आता है. अगर कनेक्शन बिटवीन फीटल हाइड्रोप्स हो गया है तो मैटरनल एडिमा होगा. मदर एग्जिबिट द सेम सिम्टम्स ऑफ द फीटस. और यहाँ पर ट्रिपल एडिमा होता है. मदर में भी मैटरनल एडिमा, देन फीटल में भी हाइड्रोप्स एडिमा होता है, देन प्लेसेंटल, वो तीनों जगह पे एडिमा हो रहा है. सिम्टम्स क्या है एडिमा? तो है ही हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, हेडेक, इंक्रीज लिवर एंजाइम. तो ये सारे है पॉइंट है फीटल मैटरनल एसाइटिस से.
पर हमारा जो क्वेश्चन था वो स्पेसिफिकली ये था कि ब्रेथलेसनेस, एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्लस प्रीटर्म पार्ट इज नॉट डिफाइंड, देन 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, सिम्फाइसिस स्पॉन्डिल हाइट, ये जो क्लू था यहाँ पर से लेना था। सिम्फाइसिस स्पॉन्डिल हाइट इज 41 सेंटीमीटर, एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वहां से आया हमारा पॉलीहाइड्रोमियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इट इज ऑल अबाउट एशरमैन सिंड्रोम। अभी एशरमैन सिंड्रोम में पूछा गया था कि व्हाट इज द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी इज डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अभी एशरमैन सिंड्रोम जिसको यूटेराइज साइन नहीं किया अभी बोलते हैं, वो क्या है? इट इज एडेशन विद इन द एंडोमेट्रियल कैविटी। कॉजेज क्या है? ट्रॉमा के बाद ड्यू टू विगरस क्यूरेटेज किया हो, उसके बाद ट्रॉमा हो जाता है, इसलिए टीबी एंडोमेट्रोसिस, देन टीबी एंडोमेट्राइटिस एंड पेल्विक रेडिएशन, ये सबसे होता है एशरमैन सिंड्रोम। अभी पहले हम करेंगे हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बाय हिस्टेरोस्कोपी। पर यहाँ पर पहले अगर हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी करेंगे तो क्या दिखेगा? तो इंट्रायूटेराइन एडेशन दिखेंगे, देन इरेगुलर एंगुलेटेड फीलिंग डिफेक्ट्स एंड मोथ रिटर्न अपीयरेंस, ये सब दिख सकता है किसमें? एशरमैन सिंड्रोम में। डेफिनेटिव डायग्नोसिस बाय हिस्टेरोस्कोपी जो पूछा गया था। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एशरमैन सिंड्रोम इज हिस्टेरोस्कोपिक ट्रांसैक्शन। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, इट इज ऑल अबाउट एशरमैन सिंड्रोम। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा था, इट इज ओनली वन लाइनर क्वेश्चन, अभी एसएमए भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया था? आयरन सप्लीमेंट फॉर 7 वीक प्राइमरी ग्रेविडा विथ HB 9 ग्राम पर डेसिलीटर स्टार्टेड एट विच वीक। तो अभी HB 9 है, मींस एनीमिया है, प्राइमा ग्रेविडा पेशेंट है, तो प्राइमा ग्रेविडा में वाले एनीमिक पेशेंट में स्टार्ट करते हैं आयरन सप्लीमेंट एट द रेट 8 to 10 वीक्स। 8 to 10 वीक्स आंसर है। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के 10 to 12 वीक्स ये सारे थे, पर हमें याद रखना है कि 8 से 10 वीक के बाद आफ्टर 2 मंथ्स स्टार्ट करते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन सप्लीमेंटेशन में क्या देंगे? 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड ये देंगे। और HB कितने महीने में इंप्रूव होगा? तो 3 वीक हो गया। 3 वीक के बाद HB इंप्रूव होगा कितने रेट में? तो 0.7 ग्राम पर 100 ml पर वीक के रेट में HB बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ का आंसर था 8 to 10 वीक्स। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट IMP। सर्वाइकल कार्सिनोमा के बारे में पूछ, अगर यूट्रस मतलब गायनेक में सर्वाइकल कार्सिनोमा के बारे में पूछते हैं तो इस वाला जो क्लासिफिकेशन इट इज इजी, वेरी इजी क्लासिफिकेशन। तो जस्ट यू हैव टू थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया था? 50 ईयर फीमेल पेशेंट है विथ फॉल्स स्मेलिंग ब्लड डिस्चार्ज। फॉल्स स्मेलिंग ब्लड डिस्चार्ज हम लोग कुछ इन्फेक्शन ये कुछ सोच रहे थे कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। फिर पर वजाइनल में क्या दिखेगा? म्यूकस दिख रहा है। फॉल्स स्मेलिंग ब्लडी डिस्चार्ज है तो कार्सिनोमा हो सकता है, पर फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर ऐसा पढ़ लिया हमने तो हम इन्फेक्शन की ओर सोच रहे हैं। पर फॉल्स स्मेलिंग ब्लडी डिस्चार्ज होगा तो थोड़ा कैंसर के बाजू में सोचना है। परवेजनल म्यूकस दिख रहा है। ऑन एग्जामिनेशन नेक्रोटाइजिंग ग्रोथ एट सर्विक्स में ग्रोथ है विथ लेटरल पैरामेट्रियम इनवर्ड। अभी ग्रोथ है तो हमारा कैंसर जो है वो पक्का होगा। सर्विक्स में ग्रोथ है नेक्रोटाइजिंग विथ लेटरल पैरामेट्रियल इनवर्ड। अभी ये कौन सा स्टेज है? इट इज स्टेज 2B और उसका मैनेजमेंट क्या है? इट इज कीमो रेडिएशन। तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं कि सर्विक्स कार्सिनोमा सर्विक्स के कितने स्टेज है। तो टोटल है ना, टोटल 4 स्टेज है कार्सिनोमा सर्विक्स के, कुछ नहीं है। इट इज वेरी इजी। सर्विक्स कार्सिनोमा पहला स्टेज कहाँ है? ये अंदर में ही रहता है, लिमिटेड टू सर्विक्स। दूसरा स्टेज क्या है कि अपर 2/3 वजाइना इज इनवर्ड। तीसरा स्टेज क्या है? लोअर 1/3 वजाइना इज इनवर्ड। एंड फोर्थ स्टेज क्या है? मेटास्टेसिस हो गया। वेरी इजी। अभी फर्स्ट स्टेज में क्या है? ए है, इट इज माइक्रोस्कोपिक लीजन एंड बी इज मैक्रोस्कोपिक लीजन। सर्विक्स में ही माइक्रो एंड मैक्रो। अगर माइक्रो लेस देन 3 mm है तो इट इज A1, ग्रेटर देन 3 mm है तो इट इज A2। देन बी में क्या है? अभी 3 mm क्या? 3 mm है स्ट्रोमल इन्वेजन। देखो अभी स्ट्रोमल इन्वेजन पहले शुरू में क्या देखते हैं? स्ट्रोमल इन्वेजन देखते हैं और बाद में क्या देखते हैं? बाद में देखते हैं ट्यूमर की साइज देखते हैं। अभी मैक्रोस्कोपिक लीजन में क्या देंगे कि B1 होगा तो स्ट्रोमल इन्वेजन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mm एंड ट्यूमर की साइज क्या होगी? लेस देन 2 सेंटीमीटर। देखो अभी यहाँ से हम ट्यूमर की साइज गिनने लगेंगे। ऊपर तक स्ट्रोमल इन्वेजन था, फिर ट्यूमर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, देन ट्यूमर की साइज अगर 2 से 4 है तो B2, ट्यूमर की साइज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तो B3। ये तो होगा स्टेज 1। स्टेज 2 जिसके बारे में हमें पूछा गया था, अपर 2/3 वजाइना इज इनवॉल्व, जिसमें विदाउट पैरामेट्रियल इनवॉल्व है तो A,
एंड विथ पैरामीट्रियल इन्वॉल्व बट पेल्विक वॉल इज नॉट इन्वॉल्व। तो 2B, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें स्टेज 2B आ रहा था, स्टेज 2B। 3 में कुछ नहीं है, 3 में ABC है, 3 है। A मीन्स एक्सटेंड टू लोअर 1/3 वजाइना, B मीन्स एक्सटेंड टू पेल्विक वॉल, and C means pelvic lymph node is involved and C2 means para-aortic lymph node is involved। स्टेज 4 में A और B है, A means bowel और bladder में मेट्स है and B means distant metastasis है। अभी सबका मैनेजमेंट क्या है, अगर देखो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है पेशेंट का, स्टेज 4B है, तो अभी कुछ कर सकते हैं नहीं, तो उसका मैनेजमेंट होगा पैलिएटिव मैनेजमेंट। और स्टेज 2B से हमने देखा 2B से 4A तक सबकी है कीमो रेडिएशन कर सकते हैं या पेल्विक एक्सएंटरेशन। 2B से लेके 4A तक कीमो रेडिएशन या पेल्विक एक्सएंटरेशन कर सकते हैं। अभी स्टेज 2A में कर सकते हैं कीमो रेडिएशन। अभी स्टेज 1 जो है 1 में क्या आएगा कि 1 अगर है लिमिटेड टू सर्विक्स, तो लिमिटेड टू सर्विक्स में हमें देखना है कि फर्टिलिटी हमें रखनी है कि नहीं रखनी है। फर्टिलिटी नहीं रखनी है तो सीधा हम हिस्टेरोस्कोपी तो कर ही सकते हैं। तो स्टेज 1A अगर उसमें फर्टिलिटी नहीं रखनी है तो सिंपल हिस्टेरेक्टोमी। स्टेज A2 आया तो मॉडिफाइड हिस्टेरेक्टोमी। देन स्टेज 1 का B अगर आया है तो उसमें रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी विथ लिम्फ नोड रिमूवल, सिंपल हिस्टेरेक्टोमी, मॉडिफाइड हिस्टेरेक्टोमी एंड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी करनी है। और अगर फर्टिलिटी हमें प्रिजर्व रखनी है तो स्टेज 1A में सर्वाइकल कोनाइजेशन करना है और स्टेज 1A2A में करनी है रेडिकल ट्रैकेटोमी एंड पेल्विक लिम्फ नोड रिमूवल करनी है हमें। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था स्टेज 2B, जिसमें हम कहते हैं कीमो रेडिएशन और पेल्विक एक्सएंटरेशन। तो अभी हमारे क्वेश्चन 5 खत्म हो गए। तो OBGYNs constantly assessing the fetal health throughout the pregnancy and as the moment that a baby is born they are pushing like that। तो ये कमेंट में बताओ कि ये मूवी कौन सा है। So the sixth question which was asked कि वुमन है जिसमें लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी की है तो डिसएडवांटेज ओवर ओपन सर्जरी। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपिक के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो लेप्रोस्कोपिक का सर्जरी करते हैं तो हमें नॉट नोइंग द एक्सटेंट ऑफ द थर्मल बर्न्स, लेप्रोस्कोपिक में पता नहीं चलता, अगर ओपन सर्जरी करते हैं तो एक्सटेंट पता चलता है। तो यही क्वेश्चन था, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। अभी 7th क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीमेल है 6 वीक ऑफ एमेनोरिया है, 6 वीक ऑफ एमेनोरिया, फिर ब्लीडिंग पर वजाइनल है, स्लाइट पेन हो रहा है, यूपीटी पॉजिटिव मींस प्रेगनेंसी कुछ हो सकती है, एचसीजी लेवल है 2800 दिया है 2800, देन मास इन लेफ्ट एडनेक्सा 3 into 2.5 सेंटीमीटर। देखो कि यूपीटी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी है हमारी, स्लाइट पेन हो रहा है। अभी देखो अगर रप्चर्ड एक्टोपिक होगी प्रेगनेंसी तो क्या होगा कि बहुत पेन होगा, स्लाइट पेन अगर हो रहा है तो अनरप्चर्ड हो सकती है। और एडनेक्सा में 3 into 2 सेंटीमीटर का है और एमेनोरिया भी है, तो हम देख सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी लग रही है और वो भी अनरप्चर्ड वाली। तो उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे ये पूछा गया था। तो मैनेजमेंट इज सिंगल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट वो करना है। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो शार्प स्टिंगिंग टीयरिंग पेन होगा। अभी देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 2 टाइप के मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था इट इज मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट कब कर सकते हैं कि देखो भी जो साइज है वो कम हो तो स्मॉल लेस देन 3.5, हेमोडायनेमिकल स्टेबल पेशेंट हो, लो सीरम बीटा एचसीजी लेवल लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, देन एब्सेंट फीटल कार्डियक एक्टिविटी। तो यहाँ से भी कुछ हो तो हम कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट सिंगल डोज। पर अगर सर्जिकल मैनेजमेंट करना है तो अगर ये सारे क्राइटेरिया नहीं फिट हो रहे तो हमें करना पड़ेगी सर्जरी के इस्तेमाल, तब तक हमें मेथोट्रेक्सेट से काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट, इट इज सिंगल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट। गायनेक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब में से क्लू उठा के सबसे पहले एक डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, फिर उसका मैनेजमेंट या फिर उसकी क्या कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन होगी ये अभी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, फीमेल है कंप्लेन ऑफ पेन एंड स्वेलिंग पेरिनियल एरिया में पेन एंड स्वेलिंग है, धीरे धीरे दिमाग लगाओ। फिर डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग,
वॉकिंग एंड सिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, टेंडर स्वेलिंग इन लेबिया, तो इट इज ड्यू टू बार्थोलिन्स एब्सेस। अभी बार्थोलिन्स एब्सेस क्या है? अभी बार्थोलिन ग्लैंड है जो मेल में काउपर ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड होती है, वैसे ही फीमेल में होती है बार्थोलिन ग्लैंड। तो वो क्या करती है कि कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस दे सीक्रेट द म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रोमा, म्यूकस चेंजेस, ये सब की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ग्लैंड। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का? इट इज ई कोलाई। सो अगर एब्सेस हो जाए, अगर बार्थोलिन्स एब्सेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड सिटिंग लिखा है ना, इसलिए हमको सोच सकते कि बार्थोलिन्स एब्सेस होगा। भी 9th क्वेश्चन पे आ जाए। 9th क्वेश्चन पूछा गया था 23 ईयर फीमेल 6 मंथ ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स किया है, नॉट एबल टू कंसीव, और फिर भी वो डॉक्टर के पास जा रही है, तो अभी आप क्या मैनेजमेंट करोगे? तो मैनेजमेंट में क्या बोला कि रीएश्योर करना है एंड रिव्यू कपल आफ्टर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 1 year of unprotected intercourse. So the next question which was asked, देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। ये इन्फेक्शन में से, इन्फेक्शन इजी है और तुरंत पकड़ पा सकते हैं। माइक्रो के लिए भी ये आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया था? 28 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, प्लस मिनिमल डिस्चार्ज सिंस 1 month है और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर था इट इज गोनोरिया। तो गोनोरिया में क्या होता है? जो पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन होता है। पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन अगर दिया है तो आपको 2 चीजें सोचनी है, एक तो गोनोरिया है, दूसरा है क्लेमाइडिया ट्रोकोमाटिस, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये दोनों सोच के धीरे धीरे हमें फिर डिफरेंशियल करने हैं। तो यहाँ का आंसर था गोनोरिया। जो आगे देखते हैं कि क्लेमाइडिया की इन्फेक्शन से क्या होता है। तो नाइजीरिया गोनोरिया जो है इट यूज द पीलाई फॉर द एडेशन एंड पेनिट्रेट इनटू द सब एपिथेलियल टिश्यू। अभी फीमेल में क्या है कि एक्टोसर्विक्स वजाइना है ना, वो इन्फेक्ट नहीं होगी गोनोरिया से। क्यों नहीं इन्फेक्ट होगी? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल इज रेजिस्टेंट टू द गोनोरिया, और फिर जो कॉलमनर एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल होगी वहां पर जा सकता है गोनोकोकल इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में साल्पिंजाइटिस होगा, फिर स्टेरिलिटी हो जाएगी। देन फिट्स हग्स कर्टिस सिंड्रोम, ये भी प्रीवियस में एक बार पूछा गया था। फिट्स हग्स कर्टिस सिंड्रोम क्या है? तो इट इज पेरिटोनाइटिस विथ perihepatic inflammation. Peritonitis with perihepatic inflammation. It's Fitz-Hughes-Curtis syndrome. अभी मेल में क्या रहेगा? मेल में एक्टिव यूरेथ्राइटिस, जेनिटल डिस्चार्ज, स्ट्रिक्चर, देन वाटर कैन पेरिनियम होगा, इन्फेक्शन पेरिड इनटू पेरीयूरेथ्रल टिश्यू एंड एब्सेस एंड मल्टीपल साइनसेस हो गए तो होगा वाटर कैन पेरिनियम, इन्फेक्शन पेरिड इनटू पेरीयूरेथ्रल टिश्यू, एब्सेस एंड मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस देखेंगे। अभी यही क्वेश्चन की अनदर ऑप्शन क्या था? जेनिटल हर्पिस दिया गया था। अगर हर्पिस को आंसर लेना है ना तो आपको पेनफुल ब्लिस्टर ये सब देंगे। फिर ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल, अभी ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल को दोनोवानोसिस भी बोलते हैं, क्लेप्सिला ग्रेन्युलोमाटोसिस की वजह से होता है। यहाँ पर पेनलेस अल्सर, बीफी रेड कलर का, बीफी रेड जेनिटल अल्सर पेनलेस दोनोवानोसिस में। और दोनोवानोसिस में क्या होता है कि लिम्फ नोड लिम्फेडेनोपैथी नहीं होती पर सबक्यूटेनियस ग्रेन्युलोमा दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यूडोबुबोइस प्रेजेंट और माइक्रोस्कोपी में डोनोवान बॉडीज दिखती है। तो ये होगा ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल। अनदर ऑप्शन वाज सानक्रोइड या सॉफ्ट सानक्रोइड जिसको बोलते हैं। इट इज ड्यू टू हेमोफिलस ड्यूक्राई एंड नॉन इंड्यूरेटेड अल्सर, पेनफुल अल्सर है। तो देखो एक हर्पिस वाला जो है वो पेनफुल है, देन सानक्रोइड वाला जो है वो भी पेनफुल है। हमारा अल्सर पेनलेस में क्या होगा? तो पेनलेस में एक तो हमारा आएगा, एक तो जो दोनोवानोसिस है वो भी पेनलेस अल्सर है, देन सिफिलिस वाला जो है इट इज ऑल्सो पेनलेस अल्सर। अभी सानक्रोइड है, सानक्रोइड में क्या होगा? टेंडर यूनिलेटरल इनग्वाइनल ब्यूबो है, देन माइक्रोस्कोपी में स्कूल ऑफ फिश एंड रेड रोल फ्लैक अपीयरेंस दिखेगा। Then syphilitic sancroid, it is called as hard sancroid. Soft sancroid is sancroid hemophilus ducrei की वजह से होता है, and hard sancroid is syphilitic sancroid due to Treponema pallidum, small button-like indurated ulcer which is painless lymphadenopathy और ये माइक्रोस्कोप में spirojets on dark ground illumination में दिखेंगे। और another option was lymphogranuloma menlum, it is also caused by Chlamydia trachomatis. Then शैलो अल्सर होता है, हिल्स रैपिडली, टेंडर ब्यूबो, देन ग्रूव साइन होती है। क्यों? क्योंकि लिम्फेडेनोपैथी अबव एंड बिलो
इनग्वाइनल लिगामेंट और ग्रूव साइन मिलती है, इसमें भी होता है पुरुलेंट डिस्चार्ज। अगर पुरुलेंट डिस्चार्ज है तो क्या सोचना है, एक तो हमारा क्लेमाइडिया और दूसरा नाइजीरिया, दो की वजह से होता है। अगर पेनफुल अल्सर है तो क्या हो सकता है, एक तो हीमोफिलस डुक्लेई की वजह से होता है, दूसरा हर्पिस से होता है। देन पेनलेस अल्सर है, पेनलेस किससे होगा, एक तो हमारा सिफिलिस से होगा और दूसरा होगा हमारा ग्रेन्युलोमा इनग्वाइनल, जिसमें होगा पेनलेस अल्सर। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। सो दिस वाज अ टेरिबल डे। फर्स्ट माय एक्स गॉट हिट बाय अ बस एंड देन आई लॉस्ट माय जॉब एज अ बस ड्राइवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, G3P2L2 36 प्लस 6 वीक्स है, यूएसजी में ट्रांसवर्स लाई है, प्रीवियस नॉर्मल डिलीवरी थी, राइट नाउ नो रिस्क फैक्टर है, तो क्या करना है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ यूएसजी में ट्रांसवर्स लाई है, तो क्या कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल एसेफेलिक वर्जन फॉलोड बाय वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर ये ही सेम क्वेश्चन अगर पूछा गया होता जैसे कि बिफोर डिलीवरी या अर्ली लेबर में क्या सकते हैं, तो अर्ली लेबर या बिफोर डिलीवरी में एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन का हम रिस्क ले सकते हैं। आगे एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन जो है उसमें मल्टीपैरिटी, अनएंगेज प्रेजेंटिंग पार्ट, एंड एबंडेंट इम्यूनिटी फ्लूइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि कब नहीं कर सकते, तो प्लेसेंटा प्रीविया हो तब हम एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन नहीं कर सकते। और रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन, अर्ली लेबर इन ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, ये सब में एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन नहीं कर सकते। अभी यही क्वेश्चन को अगर पूछा गया होता कि ड्यूरिंग एक्टिव लेबर में ये सारी फीचर्स है कि यूएसजी में ट्रांसवर्स लाई है, बाकी सब नॉर्मल है, पर ड्यूरिंग एक्टिव लेबर में है तो पेशेंट को सी सेक्शन करना पड़ेगा। ये सारा जो क्वेश्चन जो पूछा गया था एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन, इट इज बिफोर डिलीवरी और अर्ली इन लेबर में कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन था वो था इंडक्शन ऑफ द लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ट्रांसवर्स लाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 24 ईयर ओल्ड है, ट्रीटमेंट ले रही है इनफर्टिलिटी की विथ ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। यूएसजी में क्या दिख रहा है, एनलार्ज ओवरीज विथ लार्ज सिस्ट दिख रही है, तो इट इज ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। इट इज कॉमन कब दिख रहे हैं, जब इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं ना लोग, तब ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। तो मल्टीपल, और यूएसजी में क्या देखते हैं, मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट विद इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन थेरेपी, उसके वजह से होता है। स्टिमुलेशन ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बाय एचसीजी। पेशेंट प्रेजेंट कैसे होगा, एब्डोमिनल पेन प्लस एसाइटिस, हीमो कंसंट्रेशन होगा, तो हाइपर विस्कोसिटी एंड हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो सकती है, और ये कंडीशन है इट इज हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकेलेमिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ये कंडीशन में होता है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये है, यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन क्या थे, देखो भी यूएसजी में सिस्ट ये सब फॉलिकल से ज्यादा दिख रही है तो हम पीसीओएस भी सोच सकते हैं, पर अगर उनको पीसीओएस आंसर लाना होना तो क्वेश्चन में क्या देंगे पता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज विद हिर्सुटिज्म आए तो थोड़ा पीसीओएस के बारे में सोचना है, एक्ने, इनफर्टिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म में डायबिटीज, एंडोमेट्रियल कैंसर, सीवीएस डिसीज, ये सब हो सकता है। और इसमें यूएसजी में ग्रेटर देन 20 फॉलिकल्स दिख सकती है, ग्रेटर देन 20 फॉलिकल्स प्लस इंक्रीज ओवेरियन वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 ml, तो इट इज क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस पीसीओएस। फिर एक ऑप्शन ये भी था थीका ल्यूटेन सिस्ट, तो ये प्रीवियस ईयर में एज ऑप्शन भी पूछा गया था। तो थीका ल्यूटेन सिस्ट इट इज क्या है, तो टिपिकली अगर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रहा है, तो ड्यू टू किसकी वजह से होता है, तो ल्यूटिनाइजेशन एंड हाइपरट्रोफी ऑफ थीका इंटरनल लेयर की वजह से होता है, और ड्यू टू हाई एचसीजी या एलएस की वजह से होती है थीका ल्यूटेन सिस्ट। अभी कॉमनली कब होती है, तो जीटीएन में दिखती है, देन फीटल हाइड्रोप्स, देन मल्टीपल जेस्टेशनल हाइपरट्रोफी, ये सब में थीका ल्यूटेन सिस्ट दिख सकती है। पर इसमें टिपिकली हिस्ट्री क्या देंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हो रही है तो देंगे थीका ल्यूटेन सिस्ट। देन ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, तो वो तो अलग ही है, जिसमें हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एडिंग सेल में मास देंगे, और इसमें एचपी सेक्शन में काला बॉडी दिखती है। उनको अगर जो आंसर लाना होता है ना, उनके उसके अराउंड ऑप्शन देते हैं। Then 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हिस्टेरोस्कोपिक रिमूवल ऑफ फाइब्रोइड फ्लूइड डेफिसिट हो रही है 2000 ml की, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी,
फाइब्रोइड रिमूव करने जा रहे हैं तो फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है। तो फ्लूइड डेफिशिएंसी की क्या होता है कि जब हिस्टेरोस्कोपी रिमूव करते हैं ना, तब पहले तो हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस में फ्लूइड्स, फिर देखते हैं, फिर जो फ्लूइड वापस आता है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड डेफिसिट। तो जो 2000 ml जो फ्लूइड डेफिसिट हुए वो क्या कहाँ से लगा है, तो वो चला गया बॉडी में, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, पल्मोनरी एडिमा, इट इज इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। एंड 14 क्वेश्चन में क्या है कि 54 ईयर फीमेल थी जिसको सर्वाइकल कार्सिनोमा था, तो उसकी डॉटर को आप क्या एडवाइस देंगे, तो जाह्नवी कपूर के एड तो देखिए, एचपीवी वैक्सीन। अभी एचपीवी वैक्सीन कितने टाइप की होती है, एक सर्वारिक्स, गार्डासिल 9, सर्वारिक्स बाइवेलेंट। देखो एचपीवी सबसे खतरनाक वाले कौन है, 16 एंड 18, तो सर्वारिक्स सबसे खतरनाक के अगेंस्ट है 16 एंड 18। फिर उससे थोड़े कम खतरनाक कौन है, तो एचपीवी 6 एंड 11। तो उसकी क्वाड्रिवेलेंट किस में है, कार्डासिल में, 6, 11, 16 एंड 18। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 17 ईयर की फीमेल है, प्राइमरी एमेनोरिया है, नो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हेयर ऑन प्यूबिक और एक्सिला, देन बायलैटरल इनग्वाइनल मास मिल रहा है यूएसजी में, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवरी कुछ दिख नहीं रहा, तो डायग्नोसिस क्या होगा, तो इट इज डायग्नोसिस इज हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। कैसे करेंगे कि देखो इनग्वाइनल मास है, तो इनग्वाइनल मास तो क्या दिख रहा है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस की ओर इशारा कर रहा है। फिर एब्सेंट यूट्रस एंड एफटी, तो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस की वजह से यूट्रस एंड एफटी है नहीं। और ये जो हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच रिसेप्टर। तो उसके वजह से क्या होता है कि डिक्रीज द फीटल टेस्टोस्टेरोन, फेलियर ऑफ नॉर्मल मेल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से होता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। एफएसएच एलएच रिसेप्टर का म्यूटेशन होता है, इसलिए फीटल का टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। पहले तो मेल के अंदर डिफरेंशिएशन करना था, पर इसकी वजह से फेलियर ऑफ मेल डिफरेंशिएशन होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। सेम हिस्ट्री, पूरी सेम हिस्ट्री दी है, पर इनटू परंतु लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, नो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये नहीं दिया है, बाकी की सारी चीजें सेम। 70 ईयर फीमेल, प्राइमरी एमेनोरिया है, हेयर ऑन प्यूबिक, एक्सिला, बायलैटरल इनग्वाइनल मास है, यूएसजी में यूट्रस, एफटी ओवरी एब्सेंट है, तो फिर आंसर क्या रहेगा, एंड द आंसर विल बी एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। प्रीवियस ईयर्स में भी एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है कि एंड्रोजन रिसेप्टर एब्सेंट रहते हैं, फेनोटाइपिकली नॉर्मल फीमेल रहती है, प्राइमरी एमेनोरिया रहता है, एक्सटर्नल जेनिटल नॉर्मल रहते हैं, स्कैंट हेयर इन द प्यूबिक एंड एक्सिला, प्लस एब्सेंट यूट्रस एंड ओवरीज हो तो उसमें भी हो रहा है, इनग्वाइनल हर्निया ड्यू टू बायलैटरल अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो तो उसमें भी हो रहा है, हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में। पर यहाँ पर नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट जो होगी वो नॉर्मल रहेगी ड्यू टू एंड्रोजन तो है ही ना यहाँ पर उसके रिसेप्टर है नहीं, तो जो कांस्टेंट टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में ब्रेस्ट इज नॉर्मल, और हमारे हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में ब्रेस्ट जो है वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो देख रहे हो ना आप, सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ ब्रेस्ट अगर नॉर्मल है तो आंसर बदल गया, और ब्रेस्ट बाकी सारी चीजें, बाकी सारे सिम्टम्स सेम है, तो फिर भी आप सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से कि अगर नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है तो द आंसर विल बी एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, और यहाँ पर बोला है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई है तो आंसर होगा हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। तो अभी 16 क्वेश्चन, क्रिप्टोमेनोरिया। अभी क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, ये भी 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस में कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है पर विजिबल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द ट्रैक्ट ड्यू टू इम्परफोरेटेड हाइमेन। ये था क्वेश्चन का आंसर, इम्परफोरेटेड हाइमेन। तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या दी थी कि पेशेंट विद साइक्लिकल पेन एंड सुप्राप्यूबिक बल्ज, साइक्लिकल पेन क्यों हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और निकल नहीं पा रहा है, इसलिए वहां पर जमा हो गया है और सुप्राप्यूबिक बल्ज बना रहा है ड्यू टू इम्परफोरेटेड हाइमेन। फिर एक दिया गया था, ये भी प्रीवियस में पूछा गया था कि G2, P1 ये सारा गिनना है, वे ट्विंस है, तो ट्विंस की डिलीवरी कितनी बार होती है,
प्रेगनेंसी कितनी बार होती है? प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 28 वीक्स के लिए एक बार रहती है। ट्विंस है तो हम प्रेगनेंसी गिनेंगे कि एक ही है। बच्चे अगर गिने तो बच्चे हम 2 गिनेंगे, परंतु प्रेगनेंसी गिनेंगे एक। देन ऑन गोइंग एक फीमेल है जिसको ऑलरेडी ट्विंस है, तो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई? एक बार हुई। अभी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है पर उसको 28 वीक्स से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभी प्रेग्नेंट, टोटल प्रेग्नेंट कितनी बार हुए? 2 बार। और 28 वीक्स के से ज्यादा की प्रेगनेंसी कितनी बार हुई थी? कि जब ट्विंस पैदा हुए थे तब। तो इट इज G2 P1। 18 क्वेश्चन की 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है। फीलिंग लाइट हेड प्लस डिजीनेस व्हेन शी लाइज ऑन हर बैक। जब बैक पर सो रही है महिला, तो वो क्या हो रहा है कि लाइट हेड, डिजीनेस ये सब हो रहा है। पर अगर वन साइड एक बाजू सो रही है या चल रही है लेडी, तो वो जो फीलिंग है डिजीनेस एंड लाइट हेड की वो जा रही है। तो इट इज ड्यू टू IVC कंप्रेशन, इंफीरियर वेना कर्वा कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो ये रहे हमारे 18 MCQ। सो अभी कमेंट में आपको बताना है कि ये वाला जो मूवी है जिसमें हमारा बंदा जो है वो बना है गायनेकोलॉजिस्ट, उस मूवी का नाम क्या है? तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।